ओके, गुड इवनिंग। पेश है हम एक नए स्टैंडर्ड के साथ। आपका चैप्टर नंबर 14 जो मैंने बनाया हुआ है पेपर में आपके आईसीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है ये आपके पास आईसीए में जो है 13 चैप्टर्स हैं टोटल। तो कुछ स्टैंडर्ड्स बच जाते हैं हमारे, बाकी सारे स्टैंडर्ड्स चैप्टर में ही कवर हो गए। ये सबसे बढ़िया बात हुई। अदरवाइज जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनके स्टैंडर्ड इतने सारे हैं, चैप्टर अलग से हैं, मतलब उनके इतने सारे स्टैंडर्ड सारे चैप्टर्स में कवर हो नहीं रहे। लेकिन जो न्यू सिलेबस है उसमें सारे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी चैप्टर में कवर हो चुके हैं एक्सेप्ट 3 स्टैंडर्ड। ऐसे 200, 250, 610 यानी कि 300 सीरीज पूरी सिलेबस में कवर हो चुकी है चैप्टर्स में। 400 सीरीज थी नहीं, 500 सीरीज सारी कवर हो चुकी है, 700 सीरीज ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर में ही कवर हो गई सारी की सारी। तो अब आपके पास है ऐसे 200। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऐसे 200 का नाम। टेक्निकली सबसे पहले मुझे ये स्टैंडर्ड करवाना चाहिए था, लेकिन ये हमारा पार्ट बी की बुक में था इसलिए मैं नहीं करवा पाया। इसका रीजन क्या है, ये देखो स्टैंडर्ड 200, मतलब सोच के देखो अगर स्टैंडर्ड की सीरीज 200 से स्टार्ट होती है तो पहला स्टैंडर्ड हो गया ना, ये तो पहला स्टैंडर्ड हो गया ना पूरा ऐसे 200। तो इस स्टैंडर्ड में ना जितने भी अपन ने टर्म सीख लिए हैं ना उसकी डेफिनेशंस है यहाँ पे, उसकी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। तो इस वजह से अगर मैं टेक्निकली देखूं ऐसे 200 सबसे पहले आपको करना चाहिए था। कविता जी जाग जाओ। हाँ, फोकस थोड़ा सा, कंसंट्रेशन बढ़ाओ अपनी। मुझे पता है हम ऑडिट के स्टैंडर्ड कर रहे हैं बट दे आर टू गुड। तो स्टैंडर्ड 200 में मेनली क्या आ रही है, डेफिनेशंस या कुछ टॉपिक्स आएंगे आपको कि कर तो लिए। तो स्टैंडर्ड पहला स्टैंडर्ड है, एक तरह से ये डेफिनेशंस बहुत सारी बताएगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ऐसे 200। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। फिर से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसए। पहला पॉइंट एप्लीकेबल एफआरएफ। हा हा हा, क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि 50 बार तो हम कर चुके हैं एफआरएफ। एफआरएफ का नोट देखो सबसे लास्ट लाइन, एफआरएफ सिंपली मींस अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन ये जो वर्ड है ये मेरा दिया हुआ है, और मेरा दिया हुआ तो मेरे घर के नहीं सुनते, आईसीए के सुनेंगे। मेरा बताया हुआ सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स ही सुनेंगे, लेकिन आईसीए तो मानता ही नहीं। तो इसलिए हमें आईसीए की बात माननी पड़ेगी। आईसीए कहता है एफआरएफ क्या है, एफआरएफ है एडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ये कल भी अपन ने कहीं पे देखा था, ऐसे 700 वगैरह की सीरीज में आ रहा था, ऑडिटर या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है ना कि उनको एफआरएफ अडॉप्ट करने हैं। कहने का सिंपल मतलब एफएस बनाने की ड्यूटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की, एज पर द एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि अगर वो कंपनी है तो उसके लिए जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट को फॉलो करना है ना, तो वो शेड्यूल 3 वन ऑफ द एफआरएफ है। तो लिखो इसको फॉर एग्जांपल, एफआरएफ को लिखो, एफआरएफ को लिखो फॉर एग्जांपल शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट कोमा एएस। एएस समझते हो, बड़े इंटेलिजेंट निकले मेरे तो स्टूडेंट्स। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरी गुड। तो एफआरएफ क्या है, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, या फिर एएस तो ऐसी चीजें। तो इसको एडॉप्ट किसको करना है, मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि उनको एफएस बनानी है। ये ड्यूटी किसकी है, मैनेजमेंट की या ऑडिटर की, मैनेजमेंट की। इसलिए उन्होंने बोला एफआरएफ अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। तो ये चीजें मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोली थी, बताया हुआ है कि क्लाइंट ने सारी बुक्स मेंटेन करनी है, वही बनाएगा, ऑडिटर तो चेक करने आएगा इंडिपेंडेंसी से। तो कह रहे हैं एफआरएफ अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस दैट इज एक्सेप्टेबल। ये शब्द याद रखना, एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ एंटिटी, यानी कि कंपनी के केस में शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, और दैट आर रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो पहले के साइड पे लिख दो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए वो, और लॉ एंड रेगुलेशन। लॉ एंड रेगुलेशन का मतलब है अगर कोई एक्ट किसी के बारे में बात करता है, कोई स्टैट्यूट, कोई लॉ, वो है। सर एफआरएफ का सिर्फ मीनिंग आ सकता है पेपर में, द आंसर इज यस। 2 नंबर में भी 3 नंबर में भी यही शब्द नहीं लिखे तो फिर नंबर मतलब मार्क्स, यही अगर आपने शब्द नहीं लिखे तो मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना। तो क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो एफआरएफ क्या है, देखो अब अगर आप एक चीज देखोगे जीएसटी में मैंने बोली थी ये वाली, आज से कुछ 5-6 महीने पहले, एफआरएफ की डेफिनेशन देखना कहां से शुरू हो रही है, बुक में देखो,
FRF की डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रही है? FRF अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। मतलब भाई टेक्निकली चीज समझ आई? कहते व्हाट इज FRF? कहते हैं FRF इज, भाई वही तो पूछ रहे हैं। ऐसे ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ना एक डेफिनेशन है कंपनी लॉ में, कहते हैं डिफाइन द टर्म डायरेक्टर्स। कहते हैं डायरेक्टर मींस, मतलब क्यों पूछ रहे हैं व्हाट इज डायरेक्टर? कह रहे हैं डायरेक्टर मींस, और क्या थी? कंपनी व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज अ कंपनी वेयर। हाँ तो यही है, ठीक है, थोड़ी मजे की बातें। तो यही मजे की बातें कह रहे हैं। एप्लीकेबल FRF क्या है? कह रहे हैं FRF दोज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस हाईएस्ट मैनेजमेंट वाले लोग, बड़े बड़े लोग। कहाँ पे वो अडॉप्ट करते हैं? इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ FS दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ एंटिटी और दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। FRF सिंपली मीन्स अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। लिख देना डेफिनेशन नोट गिवन बाय CA तरुण होंगिया, ये मेरा है, ठीक है। तो ये पेपर में लिखना है, चाहे नहीं लिखना, इसका नंबर शायद ही मिले, लेकिन लिख दोगे हो सकता है सामने वाला इंप्रेस हो जाए। तो ये ICAI की लैंग्वेज नहीं है। चलो आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है सर? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी, सारे ही गलत बोले आपने। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स नहीं पूछे, दे आर आस्किंग यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन, एंड दैट्स नॉट P&L बैलेंस शीट, ये वो जो बोलते हो गलत बोलते हो, गलत के सिवा कुछ नहीं बोलते, ठीक है सर। आप बोलो अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, ऐसा क्यों? फॉर्मेट है ना, तो कभी ऐसा लिखते हो? चल पहले एसेट लिख देते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नहीं जी। तो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, सर हम तो इस पे नहीं लिखते कुछ हिस्ट्री का, कुछ पूरे साल का होता है। पूरे साल का नहीं? अच्छा पूरे साल का होता है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने कल सैलरी पे की थी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो तो पूरे साल का नहीं है, वो तो पिछले ही दिन का था। प्लस अगर एसेट्स भी पहले से खरीद रखे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ एसेट्स नहीं, मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सैलरी मैंने आज दी सुबह और मैं आज उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पिछले साल का तो हुआ ही नहीं। इसी साल की एंट्रीज हम करते हैं, बट वो उसी डेट की नहीं होती। उसी डेट की क्यों नहीं होती? मैंने सैलरी आज दी तो मैं आज रिकॉर्ड करूंगा। मेरी कंपनी में 3000 एम्प्लॉइज हैं, मेरे को याद ही नहीं रहेगा कल तक। और एफएस प्रिपेयर करेंगे तब हिस्टोरिकल डेटा बन जाएगा ना, वो पर्टिकुलर पीरियड की सैलरी होगी। नहीं, अनुज का पॉइंट थोड़ा सा अच्छा था। क्या था मैं बताता हूँ, गलत पॉइंट याद रखते मैं बताता हूँ क्या था। जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गई उसको रिकॉर्ड करना होता है, दैट इज कॉल्ड इन द मतलब व्यू ऑफ हिस्टोरिकल। जब ट्रांजैक्शन हो जाती है, चाहे वो पिछले साल की हो चाहे पिछले दिन की हो, तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करना है। सर ये तो नेचुरल सी बात थी, इतना क्या खींचने की बात थी इसको? फ्यूचर वाली ट्रांजैक्शन को थोड़ी लिखेंगे, लेकिन फ्यूचर वाले में आप सिर्फ कुछ प्रोविजंस लिख लेते हैं, अदरवाइज सारा कुछ ये डेटा हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल पिछले साल का नहीं होता, पिछले मूवमेंट का भी हो सकता है। इंक्लूडिंग नोट्स इंटेंड टू शो द एंटिटीज इकोनॉमिक रिजल्ट, रिजल्ट को लिखो P&L, पोजीशन को लिखो बैलेंस शीट। जहां तक कोमल के ऐसे ऐसे जवाब 1 मिनट में निकलते थे, सारा कोमल का कॉन्फिडेंस ऑडिट ने उड़ा दिया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये भी पेपर में आ सकता है? द आंसर इज यस। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, अगर पढ़ो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नोट्स इंटेंडेड टू शो एंटिटीज इकोनॉमिक रिजल्ट एंड पोजीशन, इकोनॉमिक रिजल्ट एंड पोजीशन एज पर FRF। प्रोफेशनल जजमेंट, सर वो जजमेंट जो प्रोफेशनल दे रहे हैं, बात तो सही है पर ऐसा नहीं चलेगा। अब प्रोफेशनल जजमेंट में शब्द देखो मैंने क्या बोल्ड किया हुआ है, सोच के देखो जजमेंट क्या है। जब मैं कह रहा हूं कि प्रोविजन 4 नहीं 5% बनेगा, 5 नहीं 4% बनेगा, यानी कि मैं अप्लाई करवा रहा हूं ना कोई चीज FS में, तो अगर आपने प्रोफेशनल जजमेंट में एप्लीकेशन वर्ड नहीं लिखेगा तो टीचर का या एग्जामिनर का इंप्रेशन पहले डाउन हो जाएगा कि इस बच्चे को नहीं पता। तो ये वर्ड याद रखना है। एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आ गया, आपने अप्लाई कर देना है, जो भी आपके अंदर है सब कुछ झोंक दो, आपकी ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, इन मेकिंग द एप्रोप्रिएट डिसीजन ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब ऑडिट में ही अपन कहीं पे सगाई कर रहे हैं किसी के साथ, ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट।
application of relevant training, knowledge and experience. Application of relevant training, knowledge and experience in making the appropriate decision during the audit. Financial statement, a structured representation of financial information including notes intended to show the economic results and position. आ गया जो reasonable assurance. कह रहे reasonable assurance आया था, बताओ कहाँ पे आया था कल? ऐसे 700 के किस पॉइंट में आया था? ऑडिटर्स की रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे 700 की ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में आया था कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस देना है। ऐसे 200 भी यही कहता है। रीजनेबल एश्योरेंस का सिनोनिम्स क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। और रीजनेबल का एश्योरेंस का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। कह रहे हैं ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है, तभी तो उसको कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर ओपिनियन दे दो। तो कह रहे हैं रीजनेबल एश्योरेंस भाई देना तो है, पर ये होता क्या है? ये होता है अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो है बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रिस्क दैट द एफएस इज मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। चलो आगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। रोमन किन 2 पार्ट्स में आता था सर? चैप्टर नंबर 4 में आता था। ठीक है, ये होता था इनहेरेंट रिस्क को मिला के और कंट्रोल रिस्क को मिला के। इसको आप टाइप्स भी बोल देते थे, कंपोनेंट भी, फंक्शन भी। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कह रहे हैं वो 2 लेवल पे होता है रोमन, 2 लेवल पे। एक तो ओवरऑल एफएस लेवल पे यानी कि फुल बैलेंस शीट P&L अकाउंट, या फिर असर्शन लेवल यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, या तो ओवरऑल लेवल पे या फिर इंडिविजुअल लेवल पे। रोमम एट द ओवरऑल एफएस, तो इसको ए डाल देना, ठीक है, ये ए की डिटेल है। रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट ओवरऑल एफएस रेफर टू दोज रिस्क। तो कह रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट वो रिस्क होते हैं दे रिलेट परवेसिवली टू द एफएस एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शंस। तो एफएस एज अ होल को सर्कल करो और वो अफेक्ट करते हैं बहुत सारे असर्शंस को। यानी कि अगर बैलेंस शीट पूरी गलत है तो उसके अंदर एसेट्स भी गलत हो सकती है, कैपिटल भी, लायबिलिटी भी, रिजर्व्स भी। तो रोमम क्या है? ओवरऑल एफएस लेवल पे दोज रिस्क दैट रिलेट टू एफएस एज अ होल एंड अफेक्ट मैनी असर्शन। फिर से एक बार बोलो, दोज रिस्क जो रिलेटेड है किससे? एफएस एज अ होल के एंड अफेक्ट मैनी असर्शंस। फिर कह रहे हैं असर्शन लेवल पे क्या होता है? कह रहे हैं रोमम एट द असर्शन लेवल आर असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बस ये याद रख लेना, एंटी ऑफ फैप के लिए होता है। तो यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे जो रिस्क हो सकते हैं ऑडिटर के, ये वो होते हैं। उसके बाद इन्होंने कंपोनेंट बता दिया कि रोमम जो है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के 2 कंपोनेंट्स, एक इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। यहाँ पे लिख लिया था अपने चार्ट में। चले जी आगे। आ गया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कह रहे हैं क्या है? टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। सर ये तो फिर से आ गया। हाँ जी सर, ये वही तो नहीं, तो 6 पॉइंट्स थे हमारे फर्स्ट चैप्टर में। वो ऑब्जेक्टिव्स वाले कुछ मिलेंगे उसमें से। सर वो वाला जो ऑडिटर शुड नॉट मिसलीड, अच्छा वो दूसरे ऑडिटर नहीं, एफएस शुड नॉट मिसलीड। चलो जी, हाँ, ऑडिटर शुड एंश्योर, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो याद कर रहे हो। और मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है गलतियां निकाल रहे हो, मतलब बी अ डिटेक्टर। तो पहले ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव्स तो पहले चैप्टर में लिखना, अगर आया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो ये लिखना एज पर ऐसे 200 टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एफएस एज अ होल आर फ्री फ्रॉम। सर ये तो फ्री लिखा हुआ है, अपन तो नॉट फ्री देखते थे भाई, वो क्वालिफाइड ओपिनियन था, ठीक है, क्वालिफाइड होता था। अगर नॉट फ्री फ्रॉम ओपिनियन हो, नॉट फ्री फ्रॉम रोमम हो तो क्वालिफाइड ओपिनियन बन जाता था, मॉडिफिकेशन का पार्ट बन जाता था ना। लेकिन उसको ये थोड़ी देखना है, उसको तो देखना तो सही चेक करने गया ना वो। तो ऑडिटर की ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या? अनुज कहता मैं बोलूंगा, पहली लाइन बोलो बिना देखे। to obtain reasonable assurance that the evidence obtained are free from MMS. एविडेंस ऑब्टेन फ्री फ्रॉम एमएस। एविडेंस की ऑडिट करने गए हो आप? हाँ फिर से, क्योंकि ध्यान नहीं था ना इसलिए पूछा मैंने। एफएस एज अ होल आर फ्री, नहीं नॉट फ्री, फ्री फ्रॉम रोमम। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है, उसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस
टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, मैं इतना तो अपने आप को एश्योर कर लूं, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एफएस एज अ होल फ्री फ्रॉम वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, यानी कि गलतियों से भी मुक्त होना चाहिए, फ्रॉड तो है ही है, फ्रॉड से मुक्त होना चाहिए, गलतियों से भी, एंड देयर बाय इनेबलिंग द ओपिनियन टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन वेदर एफएस आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। देखा जाए तो 3 पॉइंट बने, टू obtain the reasonable assurance whether FS as a whole are free from ROMM, to enable the auditor to express the opinion or whether the FS is prepared as per applicable। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सारे पॉइंट आ रहे थे, सोच के देखो ऐसे 700 सीरीज की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट नंबर 8वें में, तो ये सारे पॉइंट आ रहे थे। दूसरा, टू रिपोर्ट करनी है एफएस के ऊपर, सर बात तो सही है, कम्युनिकेट भी करना है, बात भी सही है, एज पर एस सर हम बताएंगे ऐसे कौन सा 700 सीरीज, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एस से नहीं लिख सकता ना, 705 भी लग सकता है, 701 भी, 700 भी, ठीक है। When reasonable assurance cannot be obtained and a QO is insufficient, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ले पाए, QO कह रहे हो नहीं जी नहीं ये तो छोटी मोटी चीज है, तो DO दे दो फिर, या विड्रॉ करके चले जाओ, विड्रॉ हम करेंगे नहीं, पैसे चाहिए तो फिर QO दे दो, DO दे दो, सो जाते हो सारे ना। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा, अगर पेपर में आएगा तो आप क्या लिखोगे, पहले हम लिखेंगे एज पर एस से 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड रिपोर्ट एंड कंडक्ट द ऑडिट एज पर एस से, एज पर एस से, हाँ एज पर एस से कुछ नहीं, एज पर एस से, ठीक है। पहला, to obtain the reasonable assurance whether FS as a whole are free from MMS whether due to fraud or error, and to enable the auditor to express the opinion and FS is prepared as per applicable। Point number 2, reporting or communicating as per ऐसे 700, अगर किसी सिचुएशन में रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल पाया और क्यूओ सफिशिएंट नहीं है तो डीओ दे दो या फिर विड्रॉ करके चले जाओ। प्रिपरेशन ऑफ एफएस सर हम बताएंगे, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आपने पहली बार सही बोला, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एफएस लिखो मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। ये ऐसे 700 सीरीज में, ऐसे 700 में एलिमेंट्स के पॉइंट नंबर 7 में पहला पॉइंट आ रहा था कि एफएस को बनाने की जिम्मेवारी मैनेजमेंट की है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो देखते हैं इसमें भी लिखा हुआ है, कह रहे हैं एज पर ऐसे कंडक्टेड द डिजीज, ठीक है, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी हैव द रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ। सर ये तो सेम था, अब हमें याद होने लग गया, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, चलो आगे। टू प्रोवाइड द ऑडिटर, दूसरी रिस्पांसिबिलिटी, सर ये तो हमने पढ़ा नहीं था ऐसे 700 में, लेकिन यहाँ पे आ गया, कह रहे वहां तो रिपोर्टिंग को लेके स्टैंड उन्होंने बता दिए कि आपने रिपोर्ट में ये लिख देना है, क्या रिपोर्ट में लिख देना है, मैनेजमेंट की 4 रिस्पांसिबिलिटीज, उसके अलावा ये थोड़ी है कि मैनेजमेंट किसी और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सोच के देखो, ध्यान से सोचना, ऑडिटर रिपोर्ट में ऐसे 700 में अपने एलिमेंट के पॉइंट नंबर 7 में, एलिमेंट के पॉइंट नंबर 7 में हमने सिर्फ 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, उसमें अगर मैं आपको मतलब याद करवाऊं, हमारा कल ही हुआ है, क्या उसमें इंक्वायरी नाम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? तो अगर ऑडिटर जाएगा कहेगा मेरे को इंक्वायरी करनी है, क्या वो मैनेजमेंट वाले साथ नहीं देंगे? देंगे। वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर को देने की जिम्मेवारी बताई गई थी? नहीं बताई गई थी। तो इट मींस अगर ऐसे 700 में नहीं लिखा हुआ तो अगर ऑडिटर गया वो कहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, तो क्या वो नहीं दिखाएंगे? तो समझ गए ना, वो ऐसे 700 में एक रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिए गए 4 पॉइंट जो बड़े बड़े पॉइंट्स थे, बस एफएस बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, गोइंग कंसर्न और ट्रू एंड फेयर व्यू। बीच वाले जो टेक्निकल पॉइंट थे वो वहां पे नहीं लिखे हुए थे, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे 200 में लिख दिए गए थे। तो टेक्निकली देखिए ऐसे 700 200 के बाद होता है। सर ये टेक्निकल बात आप बड़ी अच्छी करते हो ना, क्योंकि ऐसे 700 200 के बाद ही आएगा, इसलिए ऐसे 200 में पहले क्या और पॉइंट डाल दिए। पहला तो ये डाल दिया कि एफएस बनाने की जिम्मेवारी आपकी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा, टू प्रोवाइड द ऑडिटर सारी इंफॉर्मेशन, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी या इंक्वायरी। सर ये तो बात तो बड़ी है, ये पहले भी आ चुका है, कई बार आया हुआ ना। सर हमें ये नहीं याद, ये मत पूछना कि इस चैप्टर में किस टॉपिक में आया, लेकिन आ चुका है। मैं याद भी नहीं करवा रहा, मैं बता सकता हूं लेकिन अभी मैं याद नहीं करवाऊंगा। चलो, तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैनेजमेंट की, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं? दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऑडिटर को देना है क्या? सारी इंफॉर्मेशन, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर मांग सकता है, या अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी या इंक्वायरी, ठीक है। मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, वो तो पहले पॉइंट के साथ ही लिंक हो गया जब आपने ऊपर बता दिया कि प्रेजेंट एफएस बनाने की जिम्मेवारी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ आपकी है, तो आप कंपनी हो तो शेड्यूल 3 अपने आप फॉलो करो। अब बैंक हो तो बैंकिंग कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट है अपने आप फॉलो करो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बाद में चेक करूंगा। तो एप्लीकेबल एफआरएफ को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेवारी आपकी। प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, ऊपर वाला पॉइंट है रिपीट है, यहाँ पे रिपीट है, कोई नया नहीं है। 230 है सेकंड वाला, कहाँ पे? सेकंड पॉइंट के वजह से तो प्रोवाइड द ऑडिटर हो सकता है 230, बिल्कुल हो सकता है। और उसके बाद है एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रेमवर्क, उस डिस्क्रिप्शन का नाम भी दे देना, फॉर एग्जांपल शेड्यूल 3। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो आप फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो उसका नाम बता देना। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं सर, हम सुनाएंगे नहीं, आप लोगों को भी याद नहीं होगा। पहला, एफएस को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा, ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है 3 चीजें, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। उसके बाद है तीसरा, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ और एफएस को एफआरएफ के साथ बनाने की, और तीसरा डिस्क्रिप्शन को बताने की। द प्रिपरेशन ऑफ एफएस रिक्वायर द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज जजमेंट, तो कह रहे हैं मैनेजमेंट भी जजमेंट एक्सरसाइज कर सकती है। प्रोविजन बनाना है, सबसे पहले तो मैनेजमेंट बनाएगी ना, और प्रोविजन में तो होती जजमेंट से। हमें थोड़ी पता है कल को कितने डेटर्स डूब सकते हैं, प्रोविजन तो फ्यूचर के लिए बनाते हो। तो मैनेजमेंट को भी छूट दे देगी कि आप भी अपने रीजनेबल जजमेंट एक्सरसाइज कर लेना अकाउंटिंग एस्टिमेट करते हुए, लेकिन वो रीजनेबल होने चाहिए और अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। दीज जजमेंट आर मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। ऐसे नहीं कि जो आपका मन करेगा। अब प्रोविजन के लिए भी एक स्टैंडर्ड होता है SA4 और SA29, SA4 एंड SA29, वो प्रोविजन के लिए होता है स्टैंडर्ड। वो आपको ये बताता है कि अगर रिकवरी के चांसेस ठीक है तो कम प्रोविजन बनाओ, रिमोट है मतलब बहुत ही कम है तो ज्यादा प्रोविजन बनाओ, लाइक दैट। अगर आपको पता पैसा मिल ही नहीं सकता तो 100% बैड डेट्स बना दो। तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। चलिए जी आगे, ये क्या टॉपिक खत्म हुआ? प्रिपरेशन ऑफ एफएस, यानी कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफएस को बनाने की, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरएफ आइडेंटिफाई वगैरह करने की। चलो जी आगे, स्कोप ऑफ ऑडिट। सर चैप्टर 1 में भी आया था, अगर वहां वाला लिखने के यहाँ वाला, अगर नहीं याद रहता तो कोई भी लिख देना, क्योंकि जो याद है फिर तो आप पक्का वही लिखोगे। अगर नहीं याद है, स्कोप आ रहा है तो आप चैप्टर 1 वाला लिख सकते हो। स्कोप के अंदर पहली 3 चीजें आई थी, याद है? स्टैट्यूट, रेलिवेंट एसेज या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। उसके नीचे 5-7 और पॉइंट थे, एक पॉइंट मैंने स्किप करवाया था, मैंने कहा था बाकी 6 लिख लेना। तो देखते हैं यहाँ पे स्कोप में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं स्कोप क्या कह रहे हैं। ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन एफएस डील्स विद वेदर द एफएस इज प्रिपेयर्ड। पहला तो ये है कि एफएस इज प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के साइड पे लिखो एफएस एज पर एफआरएफ, तो ये देख लेना ऑडिटर का स्कोप है। सच एन ओपिनियन इज कॉमन टू ऑल द ऑडिट, ठीक है, कॉमन रहेगा सभी के लिए। ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट एश्योर द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ एंटिटी, आया था पहले भी आ चुका है। और एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑडिटर की जो ओपिनियन है वो कंपनी की या क्लाइंट की फ्यूचर वायबिलिटी थोड़ी दिखाता है। पहली लाइन में तो आपने अभी यही लिखा था, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट कर रहे हैं तो मैं फ्यूचर के बारे में क्यों बताऊं जो अनसर्टेन है, या फिर आपकी कंपनी की खुद की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इन सम केसेस लॉ एंड रेगुलेशन में रिक्वायर द ऑडिटर्स टू प्रोवाइड द ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक मैटर्स। तो फोर्थ पॉइंट में आप लिखोगे एज पर एल एंड आर, लॉ या रेगुलेशन बीच में आ रहे हैं, कोई कानून बीच में आ रहे हैं, एज पर एल एंड आर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक मैटर्स। सर इसकी कोई एग्जांपल बताओ ना। इसकी एग्जांपल है फॉर एग्जांपल ऐसे 240 या फिर सेक्शन 143 का 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग, तो वो स्पेसिफिक एक लॉ ही बना दिया गया ना। सेक्शन 143 का 12 जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो एक स्पेसिफिक लॉ बना दिया। तो लॉ ने अगर बोल दिया कि ओपिनियन भाई देने हैं तो देने हैं, जो भाई बोल रहा है बढ़िया। कारो का 10th पॉइंट भी है। समटाइम ऐसे रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन अदर मैटर्स, सर्कल करो, ओपिनियन ऑन अदर मैटर्स, देन ऑडिटर वुड रिक्वायर्ड फर्दर वर्क। ये तो अपने बहुत सीखा है, ऑडिटर के ऊपर तो बहुत ओपिनियन डाले गए, कारों के ऊपर रिपोर्टिंग, फ्रॉड के ऊपर रिपोर्टिंग। सेक्शन 143 में तो इतनी ड्यूटीज डाल दी गई, प्रोप्राइटी मैटर्स, अदर मैटर्स, ये वो चीजें। तो 5वें को लिखो ऐसे
बता रहा है। ऐसे क्या बता रहा है? ओपिनियन ऑन, ओपिनियन अदर मैटर्स। अदर मैटर्स। पहला पॉइंट क्या? एफएस एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाई है कि नहीं, ऑडिटर को ये चेक करना है, यानी कि ऑडिटर का आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो चाहे स्कोप मान लो। दूसरा कॉमन होता है। तीसरे में वो फ्यूचर वायबिलिटी या इफेक्टिवनेस ऑफ क्लाइंट डिसाइड नहीं करेगा। लो या रेगुलेशन ऑडिटर को बोल देता है कुछ स्पेसिफिक मैटर के ऊपर भी ओपिनियन दे देना जो इंटरनल कंट्रोल के हैं, और कोई ऐसे अगर बोल सकते हैं ऐसे ओपिनियन की दूसरे मैटर्स के ऊपर भी आप ओपिनियन दे देना। चलो आगे आ जाओ। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये आया था आपका चैप्टर नंबर 2 में। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऑडिटर को बोला गया आप वो वाला जो तुमसे पॉइंट कि ऑडिटर शुड अटेन हाई डिग्री ऐसे, इंटीग्रिटी वाला। हाँ ये वो वाले हैं। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई पहली एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे आ रहा था एसए 220 या एसक्यूसी 1, याद आया? एसए 220 या लिखो इसको एसए 220 या एसक्यूसी 1, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो कह रहे हैं ऑडिटर शैल कंप्लाई द एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि उसको संस्कारी बनना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो उसको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है एज पर आईसीआई? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब अनबायस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 आपको एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी ऑडिटर को। कौन कौन सी? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंडिपेंडेंस दोनों होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस बाय माइंड और इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस खुद भी होना चाहिए और दिमाग से भी होना चाहिए। हाँ, कहीं ये ना कि छोटी सी लालच दी और पिघल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंसी एनहांस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट विद इंटीग्रिटी। कह रहे हैं अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा, पूरा काम अपनी ईमानदारी से करेगा, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इंटीग्रिटी बढ़ती है। चलो जी ठीक है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेपर में आ गया तो ये लिखना है, पहला तो शैल कंप्लाई, एसए 220 लग जाता है, एसक्यूसी 1 लग जाता है। 5 ये लिख देना बढ़ा चढ़ा के यानी कि अलग अलग लाइन में कोमा डाल के मत लिखना। एग्जामिनेशन फीस भरी है सबने, तो भरी है तो एक एक लाइन में लिखना। पहला इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर ना मन करे लिख देना इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल जजमेंट। तो 6वां और 7वां मैंने लिखवा दिया। सर आप बहुत अच्छे हो, यहाँ पे भी लिखवा दो। वो थी ना आईसीए की जोन सी लाइन की ऑडिटर शुड अटेन हाइट्स ऑफ वो गंदी सी लाइन बड़ी सी। हाँ जो क्वालिटी, अच्छा वो क्वालिटी से लिखो प्रोफेशनल जजमेंट और ABCDEFG, जी हो गया इंडिपेंडेंस। चलो जी आगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, स्पेक्टिसिज्म के स्केप्टिसिज्म, पक्की बात है? स्पेक्स वाला के स्केच वाला? स्केच वाला। कह रहे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता क्या है? कहते हैं एक ऐसा एटीट्यूड रखो। एटीट्यूड कौन सा एटीट्यूड? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बाय द ऑडिटर। पहले याद रखना ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाय द ऑडिटर। और ऐसे कौन सा लग रहा है इस पे, ये बता दो बस। हाँ ऐसे 200 चल रहा है तो 200 ही लग रहा है, क्योंकि ऐसे 200 ने डेफिनेशन बताई है। कह रहे हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? कह रहे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी कि एक ऐसा एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, यानी कि क्लाइंट आपको जैसा बता देता है वैसा नहीं मान लेना। बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस व्हिच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो ड्यू टू फ्रॉड हो या एरर। और क्रिटिकल असेसमेंट करनी है, यानी कि आपको भारतीय नारी बनके, पड़ोस वाली नारी बनके, पड़ोसी बनके कि भाई तू बता रात को लेट क्यों आया, ऐसे ऐसे कुछ भी, जो अपनी वो मदर रात को रूप धारण कर लेते हैं ना, तो लेट क्यों आया, कहाँ गया था, ये वो ऐसे ऐसे कुछ भी कहें, मानना नहीं है, कुछ भी बोल दे। हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। किसको? ऑडिटर को, क्लाइंट की। अगर आपको सच लग रहा है तो मान लो, अदरवाइज क्वेश्चंस पुट करते रहो जब तक सामने वाला ना टूट जाए या आप ना टूट जाओ। ठीक है, तो आपको अब डेफिनेशन याद करवानी है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एज पर ऐसे 200, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ बीइंग अलर्ट टू व्हिच में इंडिकेट द वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। फिर से एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ बीइंग अलर्ट टू
विच में इंडिकेट द Possible mistake. whether due to fraud or Error. and a critical assessment of Audit ऑडिट एविडेंस। चलो ठीक है, रिक्वायरमेंट सारी की सारी वही लाइनें फिर से आ जाएंगी। रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, इट रिड्यूसेस द रिस्क, ये रिस्क को रिड्यूस करता है। चैप्टर नंबर 1 में भी आ चुके थे यही पॉइंट। टू ओवरलुकिंग द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को आप ओवरलुक ना कर जाओ, दरकिनार ना कर जाओ, मतलब कि इग्नोर ना कर जाओ, उसके रिस्क को कम करता है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस यानी कि एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस, इसको आप लापरवाही से इग्नोर ना कर जाओ, उसके रिस्क को कम करता है। दूसरा, यूजिंग द इनएप्रोप्रिएट assumption in determine the nature, timing and extent of audit procedure। कह रहे हैं जो ऑडिटर ने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट लगाना है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वहां पे अगर इनएप्रोप्रिएट assumptions हो उसको भी आप इग्नोर ना कर जाओ, उसके लिए आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चाहिए होता है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दो तरीकों का रिस्क कम करता है। क्या का? अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को ओवरलुक करने का या इनएप्रोप्रिएट assumptions को यूज करने का। दो कौन कौन से रिस्क? अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक करने का या फिर इनएप्रोप्रिएट assumption को यूज करने का। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड बीइंग अलर्ट टू, ये सारे सेम है तो इसको आप अपने आप पढ़ लेना कि कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अलर्ट रहना। रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पॉसिबल फ्रॉड्स के ऊपर और ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर। चलो जी चले आगे। प्रोफेशनल जजमेंट अभी तो पढ़े, वो स्केप्टिसिज्म था, अब क्या पढ़ रहे हैं? जजमेंट में वर्ड क्या आता था? एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड, देखो फिर से आ गया, विद इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल। सर पीछे वाली पढ़नी है कि ये वाली जो बड़ी हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? हाँ, द एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कह रहे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो हमने ये बता दिया ना ऐसे ऐसे करना। प्रोफेशनल जजमेंट अब तो आप अप्लाई करने लग गए, अब तो आप नौबत आ गई, एफएस में आप बताने लग गए कि भाई 5% प्रोविजन बनाओ। तो जब 5% P&L में डेबिट कर दिया, यानी कि आपने अपनी जजमेंट को यूज कर लिया ना, तो यूज को बोलते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को लिख लो, दैट इज यूज। तो कह रहे हैं द यूज यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग, सारी चीजें झोंक देना, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। विद इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड, जो ऑडिट और अकाउंट के और एथिकल के दायरे में आ रही हो, वो वाली एप्लीकेशन, मतलब कि वो वाली नॉलेज। ये मत कह देना कि वहां पे भाई इंडिया मैच हारेगी, मेरे को पक्का पता है, मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, तो ये चीजें नहीं बोलनी। ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट के दायरे में आ रही हो, उस चीज को यूज करना। इन मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो, दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस इन ऑडिट, कि उस ऑडिट के टाइम पे वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए उस सर्कमस्टांसेस में। सर ये डेफिनेशन भी याद रखनी है? हाँ बच्चों हाँ, सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। सर याद करवाओ ना, मैं करवाता हूँ। द एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, एथिकल standards in making the informed decision about the course of action that are appropriate in circumstances in audit। ठीक है। रिक्वायरमेंट, ऑडिटर्स shall exercise the professional judgment in planning and performing। कह रहे हैं प्लानिंग में भी और परफॉर्मिंग के टाइम पे भी, दोनों टाइम आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, जैसे अभी आप ऑडिट करने गए, आप ये सोच रहे थे इस बार ना हम ना 3-1% ही बनाएंगे प्रोविजन, लेकिन जब आपने देखा परफॉर्म करते टाइम कि भाई पैसा तो इनका ज्यादा डूब सकता है, या इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया वो अच्छा नहीं है, या जिस कस्टमर को सेल करी वो विजय माल्या टाइप के लोग थे, तो पैसा मतलब प्रोविजन ज्यादा बनाना पड़ सकता है। प्लानिंग के टाइम सोच के गए थे 3%, अब आपको बनाना पड़ गया 10%। दोनों टाइम आप प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करोगे। तभी तो इन्होंने बोला इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। प्रोफेशनल जजमेंट इज एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट। सर्कल करो, थ्रू आउट द ऑडिट। थ्रू आउट द ऑडिट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट में या लास्ट में? पूरे ऑडिट में। कह रहे प्रोफेशनल जजमेंट इज इंपॉर्टेंट व्हेन डिसाइडिंग अबाउट मटेरियलिटी ऑफ ऑडिट रिस्क, एंट्री ऑफ प्रोसीजर, इवैल्यूएटिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट जजमेंट और कंक्लूजन जो आप ऑडिट में मतलब दोगे। तो कह रहे प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ पे जरूरी हो सकती है? मटेरियलिटी में, ऑडिट रिस्क में,
मटेरियलिटी में, ऑडिट रिस्क में, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में, इवेलुएटिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस में, इवेलुएटिंग द मैनेजमेंट जजमेंट में, और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। आगे आपके पास टॉपिक है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस या फिर ऑडिट रिस्क। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता था? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी। तो जब भी आप ऑडिट करने गए हो तो आपको एसए 500 के अकॉर्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने चाहिए, यानी कि आपके ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होने चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर शैल ऑब्टेन एसए टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। ये आपने लेने क्यों है सारे एविडेंसेस? ताकि ऑडिट का रिस्क कम हो सके। तो रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? हाई लेवल बट नॉट अ एब्सोल्यूट लेवल। एसए की फुल फॉर्म क्या होती है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी, यानी कि जितने चाहिए उतने मिल गए, जो चाहिए वो मिल गए। ऑडिट रिस्क क्या होता है? बिना देखे किसी को याद है? कर चुके हैं? ऑडिट रिस्क दो तरह का होता है। बोलो ऑडिट रिस्क। एक ऑडिट रिस्क दो तरह का होता है, रोमम का और डिटेक्शन का। ठीक है, बिल्कुल ही गलत। आगे बिल्कुल ही गलत। फोर्थ चैप्टर में जो ऑडिट रिस्क, हाँ बिल्कुल पहली लाइन में, 4th चैप्टर की पहली लाइन। ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क। हाँ करो ट्राई। अब ठीक बोलोगे मेरे को लग रहा है। राघव करो ट्राई। रिस्क ऑफ असेसिंग नहीं, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क नहीं, बिना देखे देखना नहीं। लास्ट में था ना एट द असर्शन लेवल, और नहीं, थोड़ा सा बिना देखे ट्राई करो। अराइजिंग फ्रॉम द ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट। हाँ थोड़ा अनुज ने ट्रैक पे ला गया, थोड़ा सा और। 3 पॉइंट्स ऐसे याद आ रहे हैं। इनएप्रोप्रिएट बोला अनुज ने। ऑडिट ऑडिट रिस्क रिस्क इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक गलत। प्रेजेंट इन एफएस गलत। ड्यू टू व्हिच ऑडिट गलत। ऑडिट रिस्क होता क्या है? हिंदी में सुना सकते हो, एक वर्ड बोल सकते हो, 2 वर्ड बोल सकते हो। ऑडिट रिस्क होता है जब ऑडिटर का ओपिनियन हाँ चेंज हो जाता है। यस, दिस इज द पॉइंट। ऑडिट रिस्क के मैं कंपोनेंट नहीं पूछ रहा था, ऑडिट रिस्क की मैं टाइप्स नहीं पूछ रहा था, मैं ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन पूछ रहा था, उसका मीनिंग। ऑडिट रिस्क ऐसा रिस्क जिसकी वजह से ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो जाए। अगर क्योंकि अनुज ने बोला था इनएप्रोप्रिएट, तब मैंने बोला था वो ट्रैक पे आ गया, आप लोगों ने किसी ने एक मतलब वो ही नहीं किया, उसको सीरियस ही नहीं लिया। द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। क्योंकि ये चैप्टर हो गया इसलिए मैं स्टैंडर्ड को थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ। अगर मैं सबसे पहले करवाता तो शायद ये 2 घंटा भी ले जाता। तो अब अपने को आधा पौना घंटा ही लगने वाला है सिर्फ। सर हो तो गया आधा पौना घंटा। तो कह रहे नहीं, वो अलग चीज है ना, लेकिन मेनली आपके पास है क्या पॉइंट कि ऑडिट रिस्क क्या होता है जिसकी वजह से ऑडिटर का ओपिनियन ही गलत हो सकता है, क्लीन की जगह मॉडिफाई दे दिया, तो इन पॉइंट्स की वजह से। द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन एफएसआर मटेरियल मिसस्टेटेड, जब वो गलत थी। उसके बाद है कि इट इज द फंक्शन ऑफ रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क। ये गलतियों का और डिटेक्शन रिस्क का। रोमम आपका होता है मैनेजमेंट, जो मतलब गलती नहीं पकड़ पाता उसकी वजह से रिस्क रहते हैं। डिटेक्शन रिस्क जो ऑडिटर। चलो, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस। सर आपने पूरी ऑडिट करवा दी, लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए, आपने हमें एक चीज नहीं बताई, और हम इतने इंटेलिजेंट हम भी नहीं थे कि हम भी आपसे ये चीज पूछ पाए कि जब ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं 200 से 800 तक। हाँ जी, जो वैलिड है ऑडिट के दौरान। क्योंकि का वो है ना सर्कमस्टेंस कभी कोई ऐसे फॉलो करने जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर रहे होंगे। हर ऑडिटर जो रेलिवेंट है। तो देखो यहाँ पे देखो कंप्लायंस विद, देखो यहाँ पे कंप्लायंस विद रेलिवेंट, विद एसेस रेलिवेंट कह रहे हैं जो उस टाइम। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, किसी कंपनी में या ऑडिट करने गए, वहां पे फ्रॉड निकले ही नहीं, तो फ्रॉड वाला ऐसे 240 वहां पे नहीं लगेगा। जैसे किसी कंपनी की रिलेटेड पार्टी नहीं है तो उस पे 550 तो उसके ऊपर मतलब ऐसे 550 नहीं लगेगा। तो जैसे अब फ्रॉड नहीं है तो ऐसे 240 नहीं लगेगा। कह रहे कंडक्ट द ऑडिट एज पर एसेस। कह रहे तो अगर आपसे कोई पूछ ले ना प्रैक्टिकली लाइफ में, ये पूछेंगे कौन? आपके प्रैक्टिस वाले सीएस प्रिंसिपल्स कि सारे स्टैंडर्ड लगते हैं, तो आप आंसर करोगे नहीं, जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो लगेंगे। अगर उसमें फ्रॉड नहीं है तो हम ऐसे 240 नहीं लगाएंगे, अगर उसमें रिलेटेड पार्टीज नहीं है तो ऐसे 550 नहीं लगाएंगे। तो कह रहे हैं द ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑल एसेस रेलिवेंट।
तो ये वर्ड आपको जरूर लिखना है पेपर में। An essay is relevant to audit when the essay is in effect and circumstances addressed by essay exist। आ गया ना, circumstances addressed by essay exist। For example related parties हैं तो ही essay 550 लगेगा। For example related parties हैं तो ही essay 550 लगेगा। ऑडिटर शैल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर एसे, कह रहे हैं चाहे लगे रेलिवेंट एसे लेकिन अंडरस्टैंडिंग सारे एसे की होनी चाहिए, तभी तो है ना, वो तो ऑब्वियस है ना। अब जैसे अपने वो ट्रोल चलते हैं कि हाँ एक डॉक्टर के पास गए, उसने दांत का कुछ हो नहीं लगाया, कहता मैं चैप्टर मिस कर गया था, उन्हें किया नहीं था। तो पेपर में करो ना करो, प्रैक्टिकल लाइफ में सब करना पड़ेगा। द ऑडिटर शैल नॉट रिप्रेजेंट द कंप्लाइंस, ऑडिटर शैल नॉट रिप्रेजेंट कंप्लाइंस विद एसेज इन द ऑडिटर रिपोर्ट अनलेस ऑडिटर हैज कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ होल एसे। कह रहे हैं आपको अपनी रिपोर्ट में भी नहीं डालना जब तक कंप्लाई नहीं किया, यानी कि आपने एसे 550 नहीं लगाया, एसे 240 नहीं लगाया, तो रिपोर्ट में मत डालने लग जाना कि मैंने एसे 550 नहीं लगाया, 230 नहीं लगाया, तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है। ऑडिटर को कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं? रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स, जो सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करते होंगे वो वाले, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए एंटायर एसे की। ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन इंडिविजुअल एसे, हमेशा से मैं आपको एक चीज बोलता आया हूं, हर स्टैंडर्ड का अपना स्कोप, ऑब्जेक्टिव और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन इंडिविजुअल एसे, कह रहे हैं यूज दिस ऑब्जेक्टिव, दिस ऑब्जेक्टिव मतलब हर स्टैंडर्ड का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। बढ़िया लगे ना, हर स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स यूज कर लेना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। Having regard to interrelation between essays, determine if any audit procedure is in addition that required। तो देख लेना कि सारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई ऑडिट प्रोसीजर आपको एडिशन भी जरूरत है, that required by essay is necessary, और evaluate the sufficient essay obtain हो गए कि नहीं हुए। मैं को एक चीज पूछनी है, ये मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, यूज दिस ऑब्जेक्टिव टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, एक स्टैंडर्ड में आया था कि वो रिस्ट्रिक्ट ना करता है, वो किसमें था? क्या ना करता हो? वो था ना कि ऑडिटर की इनएबिलिटी टू इनएबिलिटी टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, कौन से वाले में था? ये आप देख लेना, याद नहीं आ रहा। हाँ। आगे कंप्लाई विद रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स, देख लो यहाँ पे आ जाएगा कंप्लाई विद रेलिवेंट रिक्वायरमेंट। ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ एसे अनलेस एसे इज नॉट रेलिवेंट। कह रहे हैं सारे एसे को आप कंप्लाई करना जब जब जरूरत पड़ेगी, अगर वो रेलिवेंट ना हुआ। Your requirement is not relevant because it is conditional and condition does not exist। He may departure from requirement, he may departure from requirement, लिखो true and false question। ये मैंने कहीं तो देखा है true and false। he may, आपने पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन देख लिए? he may departure from requirement देखा है। In exceptional circumstances and perform the alternate audit procedure। कह रहे हैं किसी किसी स्टैंडर्ड से वो डिपार्ट कर सकता है और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकता है। फेलियर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, कह रहे इवेलुएट वेदर इफ द फेलियर प्रिवेंट्स ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। कह रहे अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव को फेलियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे, तो देखो कि किस चीज ने आपको प्रिवेंट किया था, और फिर जरूरत पड़े तो मॉडिफाई ओपिनियन दे देना। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आगे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ऐसी लिमिटेशन जो जन्मजात है, इनबोर्न है, कंट्रोल लगाने के बाद भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि अनअवॉइडेबल। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिट प्रोसीजर, लिखो अनअवॉइडेबल। अच्छा बेनिफिट अनअवॉइडेबल कह रहे हैं द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू या कैन नॉट रिड्यूस द रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर बी ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्योंकि पहली लाइन में जब आप, हाँ जी जन्मजात वाली है जो रहती है, ये वो है। कह रहे हैं कि ऑडिटर की जो पहला पॉइंट ये निकल के आया था कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस देना है, तो यही इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। अनु थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई।
The auditor is not expected to or cannot reduce the risk zero and cannot obtain absolute assurance that FS are free from MMS whether due to fraud or error. भाई रह सकती हैं, क्या रह सकती हैं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि गलतियां रह सकती हैं, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फॉर एग्जांपल पहली लिमिटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व, अनसर्टेनिटीज और जजमेंट्स इन्वॉल्व। जब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि बैलेंस शीट्स वगैरह में अनसर्टेनिटीज, जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो बताओ जब जजमेंट इन्वॉल्व है तो उसके रिजल्ट एक्यूरेट हो नहीं सकते, तो उसकी वजह से ऑडिट भी हो सकता है कंप्लीट अच्छे से ना हो पाए। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, इसको ये मत लिखो, रुक जाओ, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट मत लिखो, इसको लिखो एविडेंसेस नॉट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, एविडेंसेस नॉट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। इसमें हम ऑडिट सैंपलिंग भी लिख सकते हैं कि ऑडिटर ने प्रोसीजर कौन सा लगाया, आपने सैंपलिंग लिख सकते हो, लिख सकते हो, सैम्पलिंग भी लिख सकते हो। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर जब आप ऑडिट कर रहे थे तो मैनेजमेंट वालों ने कुछ एविडेंसेस नहीं दिए, तो एविडेंसेस नहीं दिए तो आप ओपिनियन ही नहीं दे पाओगे, तो ओपिनियन नहीं दे पाओगे तब इनहेरेंट लिमिटेशन रहेगी। बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप जल्दी खत्म कर दो, थोड़ी सस्ती ऑडिट कर दो, इतने टाइम में जल्दी खत्म कर दो, तो इनहेरेंट लिमिटेशंस हो सकती है। अदर्स में आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अगर आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो आपने थोड़े घपले ज्यादा किए होंगे, थोड़े स्कैम्स ज्यादा किए होंगे। या फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस ऑफ L&R, मतलब आपको कंपनी एक्ट बोल रहा है कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, आप कर ही नहीं रहे, तो ये यहाँ पे भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बन सकता है या कुछ गलतियां निकल के आ सकती हैं, तो उस सिनेरियो में भी इनहेरेंट लिमिटेशन रहेगी। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं? जो मतलब कि आप अनअवॉइडेबल हैं और कैन नॉट ऑब्टेन द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कौन कौन सी है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स यानी कि एविडेंसेस ने प्रोवाइड किए, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, अदर में रिलेटेड पार्टी हो सकती है। एक बार के लिए डेफिनेशंस याद करेंगे हम। डेफिनेशन में सबसे पहले आपके पास आ रही थी एक FRF आ रही थी, कह रहे हैं FRF अडॉप्टेड बाय TCWG एंड मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ FS दैट इज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन। प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नोट्स इंटेंड टू शो द एंटिटीज इकोनॉमिक रिजल्ट्स या पोजीशंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता था? हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज अ होल भी हो सकता है, असर्शन वाइज भी। इसके दो कंपोनेंट, रोमम या सॉरी इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क। इसके बाद आप आ जाओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता था आपके पास? एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड द क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस which may indicate the possible misstatement whether due to fraud and error and a critical assessment, ठीक है। और प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता था? एप्लीकेशन ऑफ knowledge and training and experience. knowledge of auditor. application of relevant training, knowledge and experience within context provided by auditing, accounting and ethical requirements standards in making the informed decision about the course of action that are appropriate in circumstances. चलें जी, ओके, बाय बाय। इसी के साथ आपका ऐसे 200 खत्म होता है। थैंक